कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी और आपके हिंदी का और अंग्रेजी का पेपर बहुत ही शानदार गया होगा और उसकी आंसर की आपने मिलान कर ली होगी। मिलान नहीं की हो तो मैंने आंसर की डाल रखी है, वीडियो देख लेना, आपके जो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसकी जो PDF है वो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी और अपना एंड्रॉइड ऐप इसके ऊपर भी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड जरूर कर लेना, इसके ऊपर आपको इसकी PDF वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके जो इंपॉर्टेंट जो इसमें प्रश्न है, गणित का पेपर आपके होने वाला है 22 जनवरी का। तो 22 जनवरी 2025 को जो आपके गणित का पेपर होगा उसमें इस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है पूरा पूरा, सभी को अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, तैयार कर लेना इनको, आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 की संख्या जो दे रखी है इसमें आपको 7 का स्थानीय मान बताने हैं। इसकी जो आपको पहले से वैल्यू बतानी है 7 की 7 की। तो आपके 7 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो 7 लिखना आपको सबसे पहले, जिसका भी आपको स्थानीय मान निकालना हो उस अंक को लिखना है, फिर उस अंक के बाद में कितने अंक के उतने जीरो लगा देने। तो 7 के बाद में देखो 2 4 5 टोटल 3 अंक के, तो 7 के 3 जीरो लगा देंगे। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपके 7000, इसका उत्तर हो जाएगा। तो 7 का स्थानीय मान आपके 7 आएगा, 7000 आएगा। तो इसका उत्तर कितना कर देंगे, ऑप्शन नंबर ब कर देंगे। देखो 7000 आपके ब ऑप्शन में दे रखा है। आपसे पूछे कि 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 8 लिखेंगे और 8 के बाद में कितने 4 अंक है, तो फिर 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 और 4। तो ये आपके 8 का स्थानीय मान हो जाएगा। आपसे पूछे कि 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 2 लिख के 2 के बाद में 2 अंक है, 4 और 5, तो 2 जीरो लगा देना। तो 2 अंक आपके 200 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि 4 के बाद में 1 ही अंक है और 5 के बाद में एक भी अंक नहीं है, तो फिर आपको 5 का 5 ही इसका उत्तर लिख लेना है। 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। बीच में कहीं पे भी जीरो आ जाए, ठीक है, और इसका स्थानीय मान पूछें तो इसका उत्तर आपकी जीरो ही आएगा। तो जीरो का जो स्थानीय मान होता है वो हमेशा जीरो ही आता है, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये सारे प्रश्न आपके स्थानीय मान के पूछे तो आपको इस प्रकार से आंसर लिख लेना है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड वाला है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना ये, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके इस प्रकार से है कि निम्नलिखित आपको जो संख्या दे रखी है इनमें कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है वो आपको बतानी है। तो बच्चों परिमेय संख्या क्या होती है ये बताने की, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो नहीं वाली बतानी आपको, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हो, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर P और Q ये दोनों पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, यानी कि ये प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो नीचे Q दे रखा है इस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है, बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, अकेला 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो 0 को तो अपन 0/1 के रूप में लिख लेंगे, तो ये 0/1 तो आपके परिमेय संख्या है। 1 को अपन 1/1 लिख लेंगे, 1/2 P/Q के रूप में है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर द देखो 1/0 लिखा हुआ है, तो ऊपर तो 1 है लेकिन नीचे क्या है 0, और हमें इसमें ध्यान रखना है कि ये नीचे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें तो Q का मान 0 ही दे रखा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। ये वाला में परिमेय संख्या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा कि ये बट्टे में 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा ये याद करना कि ये बट्टे वाली संख्या होती, तो ये जैसे ऊपर वाली संख्या तो इसको तो कहते हैं अंश, इसको भिन्न में लिखते हैं तो ये क्या होता है, इसको लिखते हैं अंश। तो ये तो हो जाएगा आपके अंश, ऊपर तो होता है आपके इसमें अंश और नीचे होता है ये वाला 2 वाला इसमें हर। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको ये बताना है कि ये जो लिखा हुआ है 9 सही 3/4, 9 सही 3/4 को आपको बताना है कि इसका दशमलव रूप क्या होगा। तो इसको दशमलव रूप में बदलने के 2 तरीके, एक तो ये है कि इसको डायरेक्टली 3/4 को पॉइंट में बदल दो। तो 3/4 को पॉइंट में बदलेगी तो कितना आएगा, इसमें 3 में 4 का भाग देंगे तो 3 में 4 का भाग दे दो, तो 3 में 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा, भाग तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा इसके, तो 30 हो जाएगा। और फिर 30 में 4 का भाग 7 बार जाएगा, 7 चौक 28 होता है, और बचेंगे कितने 2, 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो ये 0.75 होता है 3/4 का। तो जिसके भी लास्ट में 0.75 आ रहा है वो अपना उत्तर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, 9.75 इसका उत्तर है। दूसरा तरीका देखो, इस सवाल को हल करने का दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका कौन सा है। तो इस सवाल को हल करने का अपना जो दूसरा तरीका है वो इस प्रकार से है कि यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है 9 सही 3/4, इसको पहले सरल भिन्न में बदलो।
9 सही 3/4 को सरल भिन्न में बदलेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक हो जाएगा आपका 36, और 36 में जोड़ेंगे ये ऊपर वाली संख्या, 36 में ऊपर 3 जोड़ेंगे और बट्टे में वापस 4 का भाग लगा देंगे तो 36 और 3 कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 39 में इसे 4 का भाग लगाना है तो 39 में भाग देंगे 4 का, तो देखो 4 का भाग देंगे 39 में तो 4 9 में 36, 9 बार भाग चला जाएगा, कितना बचेगा फिर 3 बचेगा, 3 बचेगा तो फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसमें संख्या नहीं ऊपर तो पॉइंट लगा देंगे, फिर पॉइंट लगाने के बाद में 0 लग जाएगा, फिर ये 30 है तो 30 में 4 का भाग 7 बार चला जाएगा, 7 चौक 28, अब कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 0 लगेगा, 20 हो जाएगा, फिर 4 पंजे 20, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 9.75 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन हल करते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पूर्णांक है जिनका योग -3 आ रहा है, यानी कि इसमें से किसको जोड़ने पे उत्तर -3 आते हैं, तो जोड़ कर लेंगे, एक एक को जोड़ करके देख लो, 1 + -2, 1 + -2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं है। दूसरा देखो माइनस का 1 और प्लस के 2 तो ये आ जाएगा प्लस का 1, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं है। तीसरा देखो माइनस के 4 है और प्लस करना है माइनस के 1 को, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस माइनस माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस के 5, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा। लास्ट जो दे रखा आपके वो वाले लास्ट वाले को देखेंगे तो लास्ट वाला क्या दे रखा है माइनस के 4 और प्लस का 1, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। देखो माइनस के 4 में जोड़ेंगे 1 तो देखो प्लस माइनस माइनस घटेगा, ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और निशान जो होता है वो बड़ी संख्या का आता है, तो 1 और 4 में कौन बड़ा है, ये 4 बड़ा है, तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, माइनस के 4 और प्लस का 1 कर देंगे। इस प्रकार से इसका आंसर आपको ये वाला लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां, तो 5वां भाग है ये कि एक केक का ज्योति को 5/8 भाग मिला और राजू को 2/8 भाग मिला, तो अब केक का कितना भाग शेष बचा वो आपको बताना है। जैसे तो 2 भाग तो बांट दिए, अब आपको बताना है कि कितना भाग केक का और बचा, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे और जो भी आएगा उसको 1 में से घटा लेंगे। तो जोड़ो, देखिए 5/8 को और 2/8 को, बट्टे में 8 है तो एक ही बार 8 लिख लेंगे, सेम ही एलसीएम आ जाएगा, और बट्टे में जब संख्या सेम होती है तो ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, तो 5 + 2 लिख लेंगे, कितना हो जाएगा आपके 7/8 हो जाएगा। अब 7/8 तो बांट दिया हमने, राजू को और ज्योति को बांट दिया, अब कितना केक और बचा हुआ है, तो पूरा केक उसको 1 से लिखेंगे, पूरे भाग को 1 से लिखते हैं, इसमें से घटाना है 7/8 को, तो 7/8 को यहाँ पे घटाएंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, बट्टे में आ जाएगा आपके लघुत्तम 1 और 8 का 8 आएगा, 1 का भाग 8 में 8 बार जाएगा तो 8 को 1 से गुणा करें तो 8 माइनस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7, 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और बट्टे में आपके 8 आएगा, तो कितना केक अब और बचा हुआ है, 1/8 भाग अब आपके केक और बचा हुआ है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 1/8 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/8 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। देखो जिन बच्चों ने NMMS परीक्षा की तैयारी की है तो वो बच्चे ऐप के ऊपर जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है आपने, तो आपके लिए स्पेशल ये है कि जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है उनके वापस उनको टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके उन्हीं में से वापस जो आपको बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप भी कोई बच्चे जो टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं उन 50 रुपये में ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, उन 50 रुपये में आपको पूरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। और इसी बोर्ड परीक्षा के लिए आपके जो टेस्ट चैप्टर वाइज आपके टेस्ट उपलब्ध है, सामाजिक के आप टेस्ट दे सकते हैं, विज्ञान के टेस्ट दे सकते हैं, हर पार्ट के, हर प्रश्नावली के जो गणित के टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी के भी आपके टेस्ट और अपलोड कर देंगे, और आपकी जो डेस्क वर्क वगैरह आएगी सभी का सोल्यूशन भी आपको इसमें करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चाहे तो अच्छे नंबर से अगर आप जो स्कोर करना चाहते हैं तो आप ऐप के ऊपर जो 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल तक आपके 49 रुपये के इसमें लगेंगे, यानी कि 1 साल आपकी जो 49 रुपये में पूरा जो पढ़ाया जाएगा। तो आप में से कोई बच्चे इंटरेस्टेड है तो आप जो इसको 49 रुपये में इसको परचेस कर सकते हैं। और जो बच्चे टॉप मेरिट में आएंगे 6000 बच्चे होंगे, उन 6000 बच्चों को सरकार है जो इस बार टैबलेट देने वाली है। आपने देखा होगा इस बार भी कई बच्चों को टैबलेट मिला है, आपका भी सपना है इस बार टैबलेट प्राप्त करने का, तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी और एक अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप मेरिट में आएंगे और आपको जो इसमें टैबलेट का सपना पूरा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे इसी दिशा में आपको तैयारी करवाऊंगा ताकि आपका जो सपना है टैबलेट लेने का वो पूरा हो सके। और इसके लिए आप जो ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज है उसको देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जा रही है तो उसको भी आप जो कंटिन्यू आप पढ़ें
ताकि आपके कोई भी प्रश्न आए तो उसमें गलत ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें 40% छायांकित है। तो 40% छायांकित का मतलब क्या है, उसको परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। ठीक है, 40% का मतलब क्या होगा, इसको परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। तो एक एक को परसेंटेज में बदल के देखेंगे। देखो ये इसका कितना भाग छायांकित है वो देख लेते हैं। तो देखो टोटल कितने भाग है, 1 2 3 4 5 भाग है। इसमें से छाया कितने में है, छाया 3 में है। इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में बदलेंगे तो इसको गुणा करेंगे 100 से। 100 से गुणा कर लेंगे तो 5 के पार्ट से 100 कट जाएगा आपके 20 बार, और 20 को गुणा करेंगे ये 3 से, तो 20 किया 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये 60% है। ये कितना परसेंट है, ये 60% है। और यह आपका 4 है, तो 4/5 ऐसा तो आपके परीक्षा में भी आया था NMMS वाले में। तो 4 भाग छाया वाले और टोटल भाग 5 है। तो ये कितना परसेंट है, ये 80% है। अभी आपके पेपर में भी आया था NMMS वाले में। तो ये 5 के पार्ट से 80 को, ये 100 को काट देंगे 20 बार, और 20 को 4 से गुणा करें तो 20 कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो ये तो 80% है। ये कितना, ये देखो, तो ये देख लो कितना परसेंट है। तो ये 2 भाग है और 2 भाग छाए हैं, और टोटल कितने हैं, 5 हैं, और गुणा करेंगे इसको 100 से। तो 2 के पार्ट, ये 5 के पार्ट से 100 कट जाएगा आपका 20 बार, और 20 को 2 से गुणा करें तो 40 हो जाएगा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ये 40% भाग वाला, ये वाला उत्तर अपना सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो आपके डायग्राम दे रखा है, ये चित्र, इस चित्र में कितना परसेंट छायांकित है। ठीक है, ये वाला जो भाग है वो कितना परसेंट छायांकित है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताना। निम्नलिखित में से कौन सा कोण अपने पूरक कोण के बराबर है। तो पूरक कोण और संपूरक कोण अभी आया था आपके NMMS वाले पेपर में भी आया था ये। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे 2 कोण जिनकी जोड़ करने पे 90 आ जाता है। 2 कोणों की जोड़ अगर 90 आ जाती है तो उसको अपन क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे, उसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इनमें से किसको उसी के साथ में जोड़ने पे 90 आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अपने ही पूरक कोण के बराबर है। तो ऐसे 2 कोण बताओ जो सेम नंबर है और जोड़ने पे 90 आ जाए। तो इसका मतलब पे 90 के आधे हो जाएंगे। 90 के आधे कितने होते हैं, 45 होते हैं। कैसा आया 45, देख लो ये दोनों जो कोण है वो बराबर है, तभी तो ये कह रहा है बराबर। तो एक भी x और दूसरा भी x हो जाए, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो x और x कितना होता है, 2x होता है, बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो x का मान ज्ञात करने के लिए इस 90 में 2 का भाग लगा देंगे। तो बच्चों 90 में 2 का भाग लगाओ, देखिए कितना होता है, 90 में 2 का भाग देने का मतलब आधा करना है। तो 90 के आधे कितने होते हैं, 45, 45 होते हैं। इसका उत्तर कितना आएगा, आपके 45 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके पूरक की जगह पे समपूरक पूछ लें तो ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने पे 180 आता है उनको अपन क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि वह कोण कौन सा है जो अपने समपूरक कोण के बराबर है, अपने समपूरक कोण के, अपने सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है, वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 8वां ये है कि इसमें आपको बताना है कि इसमें से जो शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से है, वो आपको बताना है। तो शीर्षाभिमुख क्या होता है, एक लाइन दूसरी लाइन को ऐसे काटती है, तो ये जिसके आमने सामने के कोण है, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, ये B है, ये C है और ये D है। तो इसमें A और ये जो C है ये शीर्षाभिमुख कोण है, और B वाला और आपकी ये D वाला ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप जो शीर्ष जुड़े हुए हैं वो आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो इसका उत्तर अपन देख लेंगे कौन कौन शीर्षाभिमुख है। तो शीर्षाभिमुख कोण इसमें आपके 1 का पूछा जा रहा है। तो 1 का शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, ये 1 के सामने वाला कौन है, 3 है। तो इसका उत्तर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। इसका उत्तर 3 कर देंगे। तो मुझे कमेंट करके बताना कि जो कोण आपके कोण 5 हैं, तो कोण 5 का जो शीर्षाभिमुख कोण है वो आपको कमेंट करके बताना है। इस चित्र में कोण 5 का जो शीर्षाभिमुख कोण है वो कौन सा है, कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 9वां प्रश्न है कि चित्र में दिए गए आधार पर कोण 1 के कितने संपूरक कोण बन रहे हैं। कोण 1 के कितने संपूरक कोण युग्म बन रहे हैं। कोण 1 है तो इसके संपूरक कोण युग्म कितने बन रहे हैं वो आपको बताना है। तो संपूरक कोण युग्म क्या होता है, ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने पे 180 आ जाए तो उनको अपन संपूरक कोण युग्म कहेंगे। तो एक सीधी रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री आता है। तो इस पे 2 कोण बनेंगे तो दोनों की जोड़ 180 के बराबर आएगी। तो देखो एक तो ये सीधी लाइन बन रही है, ये वाली लाइन, जिसमें आपका ये इधर वाला कोण आ जाएगा 1 और 2। तो एक तो आपकी ये बन रहा है कोण 1 और कोण 2, दूसरा आपका 1 और 4, कोण 1 और कोण 4, ये भी तो सीधी लाइन बन रही है। तो इसमें इस तरफ वाले जो कोण है ये भी आपके संपूरक कोण बनेंगे।
एक रेखा पे कोण 180 डिग्री का होता है, तो इसमें कितने हो जाएंगे युग्म, युग्म का मतलब होता है पेयर, तो 2 पेयर बन रहे हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल के 1 और 2 और 1 और 4, तो कितने युग्म हो जाएंगे, कितने पेयर हो जाएंगे इसके, 2 पेयर बन जाएंगे। तो इसका आंसर कितना करोगे, 2 करना। एक तो 1 और आपके 2 बन रहा है और एक आपके 1 और 4 बन रहा है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 2 इसका आंसर रहेगा। मुझे कमेंट करके बताना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। और एक आपके जो समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। देखिए अगला प्रश्न है आपके 10वां प्रश्न है कि इन आंकड़ों में आपको अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना बनने वाले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी है। तो बड़ी संख्या बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे बड़ा अंक पहले लिखना है। तो पहले 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर आपके 2 लिखेंगे, फिर आपके 0 लिखेंगे। तो ये जो संख्या वो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी इस दिए गए अंकों के अनुसार। तो ये आपके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 87, 65, 20 उत्तर होगा। 87, 65, 20 आपके उत्तर नंबर 2 में दे रखा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो इसको आपको उल्टे क्रम में लिखना है। सबसे छोटा पहले 0, 2, 5, 6, 7, 8। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर सवाल में आपके अंकों में 0 दे रखा है तो फिर ये अंक संख्या जो आपके 6 अंकों की संख्या नहीं होगी, क्योंकि इधर 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर इस 0 को इसके पास में शिफ्ट कर देंगे, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बन जाएगी 6 अंकों की, 2, 0, ये 0 यहाँ चला जाएगा। फिर अगर 0 दे रखा हो तो, नहीं दे रखा हो तो फिर आपके छोटे से बड़े की ओर लिख लेना है। फिर 0, 2, 5, 6, 7 और 8, ये जो अंक हैं वो आपके 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा मुझे कमेंट करके बताना कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो आपको कमेंट करके बतानी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके क्वेश्चन नंबर आपके ये है 11वां। कौन सा भिन्न, ये जो दे रखा है 3/9 इससे छोटा है। तो 3/9 से छोटा होने का मतलब क्या है, इसको अपन काट के देख लेंगे। 3/9 कट जाएगा, ये 3 के पाड़े से ये 1/3 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा जो 1/3 से छोटा है, तो उसको देखने के लिए इसको दशमलव में बदल देंगे, इसको पॉइंट में बदल देंगे। तो 3 का भाग देंगे 1 में, नहीं जाएगा तो 10 हो जाएगा ये। तो पॉइंट और 10 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, तो ये 3 आपके चलता रहेगा। तो 0.33 आएगा। अब इससे जो छोटा होगा वो हमारा भिन्न उत्तर हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब कितना होता है, 0.5 होता है। 1/4 का मतलब कितना होता है, भाग देके देखेंगे तो फिर इसमें आपके उत्तर आएगा 0.25। और 3/4 का मतलब हमने ऊपर देखा था ये 0.75 होता है। तो आपको इसमें से छोटा कौन सा दिख रहा है, 0.33 से, यही छोटा दिख रहा है। देखो 33 से छोटा 25 से, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या करेंगे इसमें, ऑप्शन नंबर ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है 1/4 वो इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा 1/4 को आपको ये 3/9 से छोटा है। फिर आपका अगला प्रश्न है, इस दी गई दशमलव संख्या में आपको 7 का स्थानीय मान बताना है। देखो ऊपर संख्या पूरी थी, अब आपके दशमलव संख्या दे रखी है, तो आपके दशमलव के बाद में ये आपके 7 दे रखा है, तो 0.72। तो इस 7 का आपको दशमलव में स्थानीय मान बताना है। तो ये पॉइंट के बाद में आ रहा है, तो पॉइंट में बाद में आ रहा है तो फिर आपको 7 लिखना है। फिर पॉइंट के बाद में कितने नंबर पे आ रहा है, तो 1 नंबर पे आ रहा है। पॉइंट के बाद में 1 नंबर पे आ रहा है, तो फिर इसमें 7 लिख के इसमें 1 0 वाले 10 का भाग इसमें दे देना है। और 2 का पूछता तो फिर इसमें अपन 2 लिख के, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है 2, तो 1 और 2, तो 2 0 इसके लगा देते हैं, 200 का भाग लगाते हैं। 3 होता तो फिर 300 1000 का भाग लगाते हैं। तो फिर 7 में अपन भाग देंगे ये 10 का, तो 1 0 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 0.7 इसका उत्तर रहेगा। लेकिन आपको 7/10 दे रखा तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 7/10 ही इसका उत्तर आएगा। तो ये पॉइंट वाले का दशमलव ऐसे निकालते हैं। जैसे संख्या आपको दे रखी है कि 1.234, आपसे पूछे कि 4 का इसमें स्थानीय मान कितना होगा, तो 4 पॉइंट के बाद में तीसरे स्थान पे आ रहा है। देखो तो अपन 4 लिख के और बटे में 3 0 लगा देंगे 1 के, तो ये आपका 4 का स्थानीय मान हो जाएगा। 3 का पूछे तो 3 लिख के, ये 2 अंक आ रहे हैं, दूसरे नंबर पे आ रहा है 3, तो आपके 2 0 लगा देना है, 100 का भाग दे देंगे। 2 का पूछे तो फिर आपके 2 का नीचे 1 0 लगा देना है। इस प्रकार से आपको स्थानीय मान ज्ञात कर लेना है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां है बच्चों, 2/7 और 5/7 का योगफल कितना होगा। जोड़ करनी है इनका, तो जोड़ करने के लिए देखो बटे में 7 है तो ये बटे में 7 ही लिख लेंगे। और जब नीचे संख्या सेम होती है
तो इसका लघुत्तम एक ही बार लिख के और ऊपर वाली को वैसे वैसे जोड़ बाकी में लिख लेते हैं। प्लस है तो प्लस में लिख लेंगे 2 + 5 कितना हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, और बटे में 7, और 7/7 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका उत्तर कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 उत्तर हो जाएगा इसका। तो करेक्ट आंसर आपका 1 रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 14वां। इसमें आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि ये दशमलव संख्या, इसका आपको गुणा करके बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। तो देखो आपको दशमलव वाला गुणा नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप पहले ये 7 को और आपको 5 को गुणा कर लेना। तो 7 पंजे कितना होता है, 7 पंजे होते हैं बच्चों 35, 7 पंजे कितना होता है 35। अब पॉइंट के बाद में 1 अंक इसका और पॉइंट के बाद में 1 अंक इसका, तो कितने अंक छोड़ने पड़ेंगे, 2 अंक छोड़ के वापस पॉइंट लगा देना है। तो 2 अंक छोड़ के आपको वापस क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। तो 1 अंक इसका और 1 अंक इसका, 2 अंक छोड़ के वापस पॉइंट लगाएंगे तो उत्तर आएगा आपके 0.35। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 0.35 इसका उत्तर रहेगा। ऐसा कैसा, मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। देखिए सवाल है अपना 1.25 और इसको गुणा करना है 2.5 से, ठीक है, 2.5 से। ये 1.25 इसको गुणा करना है 2.5 से, इसका उत्तर कितना आएगा कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न है फिर आपके क्वेश्चन नंबर 15वां। 15वें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि हितांश के पास 50.50 रुपये हैं। देखो दशमलव के बाद में जो अंक होते हैं उनको अलग अलग बोला जाता है। इसको 50.50 नहीं बोलते हैं, इसको आपको बोलना सीखना है 50.50, अलग अलग बोलते हैं दशमलव के बाद में। तो इसमें ये 50.50 रुपये हैं और इसमें से वह 10 रुपये और आपके 10 रुपये और 50 पैसे या 50 पैसे खिलौना खरीद लेता है, और ये जो शेष बचे हुए पैसे हैं इनसे वो क्या करता है, 5 रुपये की दर से वह पेंसिल खरीदता है। तो अब आपको ये बताना है कि वह बचे हुए रुपये से कितनी पेंसिल खरीद पाएगा। तो पहले तो ये चेक करो कि उसने जो खिलौना खरीदा है उसके बाद में उसके पास में कितने रुपए बचे। तो आप 50 में से इतने रुपए माइनस कर देंगे। तो 50 में से आपको माइनस करना है। तो दशमलव वाली माइनस कैसे करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो 50.50 और 10.50 आपको इसके बटे में नीचे लिख लेना, पॉइंट के नीचे पॉइंट। फिर माइनस करेंगे तो 0 और पॉइंट, ये 0 और ये 4, तो इसके 40 रुपये और बचेंगे। कितने रुपए बचेंगे, 40 रुपये बचेंगे। अब उसके पास में 40 रुपये बचे हुए हैं और वो कह रहा है कि उसको 5 रुपये के हिसाब से पेंसिलें खरीदनी है। तो ये 40 रुपये में कितनी पेंसिलें खरीद पाओगे। जैसे आपके मम्मी ने आपको पैसे दिए कि बेटा जा ये 5 रुपये वाले पेन लेके आ, और आपको जो आपकी मम्मी ने 40 रुपये दिए, तो आप कितने पेन लेके आओगे दुकान से, है ना। ऐसा नहीं पेन लेने गए ना आप बीच में जो कुरकुरे खा गए और या फिर पेन लेके नहीं आए, ऐसा नहीं करना है। जितना जो पूछा है कहाँ है उतना आप काम उसमें करेंगे। तो आप जो बहुत ही अच्छे आज्ञाकारी पुत्र हैं तो ये सारा काम आप करेंगे अपनी मम्मी के कहने पे। जितने पैसे से आपको पेन मिलेंगे तो आप लाएंगे। तो 40 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो 5 का भाग दे देंगे बच्चों। एक पेन का 5 रुपये है और हमारे पास में 40 रुपये हैं, तो हिसाब लगाना देखिए कितने पेंसिलें आएंगी, कितने पेन आएंगे। तो ये 5 का भाग देंगे 40 में, तो 5 8 40 होता है। तो बच्चों उसको 8 पेंसिलें मिलेगी, यानी कि वो 8 पेंसिलें खरीद पाएगा। तो इसका उत्तर कितना करेंगे बच्चों, 8 उत्तर कर देंगे। कितना उत्तर करेंगे, 8 उत्तर कर देंगे। ऐसा कैसा मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, है ना, जैसे आपको ये इसका उत्तर आता कि नहीं आता है। जैसे आपके पापा ने आपको पैसे दिए कि ले बेटा ये 200 रुपये ले जा, और आपको जो शक्कर लेके आनी है दुकान से, क्या लेके आनी है, शक्कर लेके आनी है ना, चीनी लेके आनी है। आज चाय बना रहे अभी मेहमान आए हुए और आपको जो शक्कर लेके आनी है, जल्दी जाइए 200 रुपये ले जा और शक्कर लेके आ जा। और आप दुकानदार के पास गए 200 रुपये लेके और कहा कि अंकल जी ये 200 रुपये है और इसको मेरे को शक्कर दे दो। और दुकानदार से पूछा कि पहले आप पूछेंगे कि शक्कर का क्या भाव है। तो दुकानदार ने कहा कि बेटा शक्कर का तो भाव है वो 40 रुपये किलो है। कितने रुपए किलो है, 40 रुपये किलो है, कि 1 किलो के 40 रुपये लगेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि दुकानदार आपको जो कितने किलो शक्कर तोलेगा, 200 रुपये की कितने किलो शक्कर तोलेगा, ये इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से बताओ, देखिए कौन कौन बच्चा सबसे पहले इसका उत्तर निकाल के बताता है। ठीक है, जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसका जो कमेंट होगा उसको मैं पिन करूंगा, और जो इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर बताएगा उन सभी प्रश्नों के जो उत्तर आपको जो सबसे ज़्यादा करेगा उन सभी के आंसर मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। और आपको बताना कि ये 200 रुपये में वो बालक, यानी कि आप उसमें दुकानदार से कितनी शक्कर लेके आएंगे। तो ये 40 के भाव से 200 रुपये में कितनी शक्कर लाओगे, मुझे कमेंट करके बताना। देखें ऐसा ही सवाल आपसे पूछते हैं। देखो दुकानदार, अभी ऐसा नहीं हो दुकानदार वाले अंकल जी आपको ठग लेंगे फिर, है ना, आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है।
16वां क्वेश्चन है कि ये संख्या दे रखी है, इसमें कौन सा अंक आएगा कि वो 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित होने के लिए बच्चों ध्यान रखना कि 9 का भाग जाता नहीं जाता है, ये संख्या जैसे। अब 216 मान लो, क्या इसमें 9 का भाग जाएगा? तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसमें अंकों को जोड़ के देखते हैं। 2 + 1 + ये 6, इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 6 9 आ रहा है। अब 9 में देखिए 9 का भाग देखिए, देखो तो ये एक बार चला जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। 9 का और 3 का नियम सेम ही होता है, संख्या की जोड़ में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, और संख्या की जोड़ में 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। तो इसमें क्या, इनकी जोड़ करके देखना, देखें 6 की प्लस 7 की प्लस 2 की, ठीक है, और प्लस 9 की, इनकी जोड़ करके देखो कितना आता है। तो ये 7 और 2 9, और ये 9 और 9 18, तो 18 तो ये और है, और प्लस में 6। अब अगली जो संख्या है वो आपकी कितना है, इसमें ये 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 24। अब 9 के पहाड़े में क्या 24 आते हैं? नहीं आते हैं। तो अगला नंबर कौन सा आएगा? 18 के बाद में 27 आएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो 27 में अब आपको 24 से 27 बनाना है ना। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? तो यहाँ पे 0 लिखोगे, 3 लिखोगे, 6 लिखोगे या 9 लिखोगे। तो प्यारे बच्चों 24 का 27 बनाने के लिए अपने को यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। तो इसमें आप घटा सकते हो, 27 में 3 तो 24 आ जाएगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे इसका उत्तर 3 करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर आपके 3 करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 17वां क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो 90 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड का मतलब जो जिसका भाग 90 में नहीं जाता है ना, जिसका भाग 90 में नहीं जाता है, या फिर किसके पहाड़े में 90 नहीं आते हैं। तो क्या 15 के पहाड़े में 90 आते हैं? 15 का पहाड़ा बोलो, देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छक्के 90। इसका मतलब 15 के पहाड़े में तो 90 आ रहे हैं। 30 के पहाड़े में 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90। इसका मतलब 30 के पहाड़े में भी आ रहे हैं। क्या 45 के पहाड़े में 90 आएंगे? तो 45 का डबल होता है 90, 90 का आधा होता है 45, तो इसका मतलब इसमें भी आएंगे। हमारा जो उत्तर है वो आपको 20 का पहाड़ा, 20 का पहाड़ा बोल के देखना बच्चों, आपके कहीं पे भी 90 नहीं दिखेंगे। 20 एकम 20 है ना, 20 एकम 20, फिर 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। सीधा ही 80 से 100 पे आ गए बच्चों। 90 तो कहीं आया ही नहीं इसमें, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 20 उत्तर हो जाएगा। ये इसका गुणनखंड नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि गुणनखंड वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर आपको कितना करना है? 20 कर देना है। अगला प्रश्न है कि 25 और 45 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। 25 और 45 का एलसीएम निकालना कि एलसीएम कितना होगा। तो इसका एलसीएम ज्ञात करने की लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे आपको लिख लेना है 25, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना आपको 25 और 45। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग जाएगा इसमें 25 में, तो आपके 25 में 3 का नहीं जाएगा, आपके 25 ही लिखेंगे। 45 में चला जाएगा 15 बार, 1 बार और 5 बार। फिर वापस 3 का भाग चला जाएगा 25 में 25 बार, 25 ही लिखेंगे, और 15 में 5 बार चला जाएगा। फिर 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अब भाग देंगे 5 का। तो 5 का भाग देंगे, 25 में 5 बार जाएगा और 5 में 1 बार। फिर 5 का भाग देंगे, 5 में 1 बार और ये 1 का 1। इन सबको गुणा कर लेंगे, इन सबको गुणा कर लेंगे। तो 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, और 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 25 में कितना होता है? 225 होता है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? आपके 225 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको मुझे कमेंट करके बताना कि ये संख्या दे रहा हूँ मैं आपको 6 और 8, 6 और 8 का आपको एलसीएम कमेंट करके बताना कि इसका एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम इसका कितना आएगा, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम इसका कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। तो ये कह रहा है कि पहले इसका परिमाप आयत का जो एक में से 3 सेमी का एक वर्ग काट लेते हैं, तो आकृति के पहले और आकृति के बाद में परिमाप में कितना अंतर होगा ये आपको बताना है। तो परिमाप क्या होता है? इसकी चारों ओर की दूरी को जोड़ना है। तो 6 ये, तो 6 ये हो जाएगी, 8 ये, तो 8 ये हो जाएगी। तो परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये आयत का परिमाप होता है। 2 कोष्ठक लंबाई कितनी है? 8 और चौड़ाई 6 है। 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14। तो 2 × 14, और 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये तो है अभी काटने से पहले इस आयत का परिमाप। बाद में परिमाप कितना हो जाएगा? तो देखो ये 3 सेंटीमीटर काटेंगे, तो 8 में से 3 काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपके 5 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, ये 3 होगा और ये भी 3 होगा, और 6 में से 3 काटेंगे, ये बचा हुआ 3 होगा। तो अब इसकी जोड़ कर लेंगे तो वो अपना आंसर आ जाएगा। तो कितना है ये आपके? 8, 6 और 5
6 और 8 14, 14 और 3 17, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, और 23 और ये 5 कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। अरे ये क्या हुआ? ये कोने से काटने पे तो उसमें कोई परिवर्तन आया ही नहीं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कितना परिवर्तन आएगा? 0 सेंटीमीटर का परिवर्तन रहेगा। पहले भी 28 ही था, उसको काटने के बाद में देखा तो बाद में भी 28 ही आ रहा है, तो इसका परिवर्तन आपके 0 ही रहेगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार फ्रेम है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इस फ्रेम पर लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 36 है, और बच्चों चौड़ाई कितनी है? 24 है। तो 36 को 24 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24 के 4 सबसे। अब आप उत्तर में देखो कि 4 किसके लास्ट में आ रहे हैं? 4 देखो बच्चों ए के ऑप्शन में आ रहे हैं, ये वाले 4 864। इसका मतलब 36 और 24 को गुणा करने पे कितना आएगा? 864, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 21वां क्वेश्चन ये है कि एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग की भुजा 30 मीटर है और आयत की लंबाई 45 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी। तो ये कह रहे हैं कि दोनों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर। तो ये भुजा इंटू भुजा मतलब 30 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा? 30 को 30 से गुणा करेंगे तो ये कितना होता है? 3 3 9 और 1 0 ये और 1 0 ये, कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। अब ये 900 आपके इस वर्ग का क्षेत्रफल है, और ये कह रहा है कि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल भी 900 ही है। तो आयत की लंबाई कितनी देर की है? 45 देर की है। तो आपको क्या करना है? आयत का क्षेत्रफल लगाना है और उसमें इसका क्षेत्रफल 900 के बराबर लिख लेना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। और लंबाई कितनी देर की है? 45 देर की, यहाँ पे 45 लिख लेंगे, इंटू चौड़ाई कितनी ज्ञात करनी, तो चौड़ाई ही लिखेंगे यहाँ पे चौड़ाई। अब 45 का 900 में भाग दे देंगे, तो 45 के पारे से ये 90 कट जाएगा 2 बार और 1 0, यानी कि 20 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। क्या बच्चों ऑप्शन में दे रखा है 20 मीटर? बिल्कुल दे रखा है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 2 बी ऑप्शन में आपके 20 ही दे रखा है, तो इसका उत्तर आपके 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर 20 कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22वां है। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, इसमें 22वें क्वेश्चन में ये दे रखा है आपके, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ क्वेश्चन नंबर 22 ये दे रखा है कि नरेश ने बाजार से 15,050 रुपये में कंप्यूटर खरीदा और दुकान वाले को उसने 500 रुपये के 28 नोट दिए और 200 रुपये के 6 नोट दिए। तो दुकान वाले को उससे कितने लौटाने चाहिए? यानी कि 15,050 में तो उसने कंप्यूटर खरीदा और उसके बाद में उसने 28 नोट तो 500 के और 200 नोट 200 के 6 नोट दिए। तो 28 नोट 500 के, इसका मतलब 28 इंटू 500, ये कितना हो जाएगा? कितना रुपये हो जाएगा? ये रुपये हो जाएगा आपके 2 0 8 पंजे 40 का 0 हासिल के 4 और ये 5 5 10 और 4 14, तो ये तो हो जाएगा आपके 14,000। 28 नोट में तो कितने हो जाएंगे? 14,000 हो जाएंगे। ठीक है। अब आपके 200 रुपये के 6 नोट हैं, तो 200 रुपये के 6 नोट के कितने रुपये बनेंगे? 200 रुपये के 6 नोट यानी कि 6 दूनी 12, तो ये 1200 रुपये ये हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें 1200 और जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? ये टोटल हो जाएगा आपके 15,200। कितना हो जाएगा? ये 14,000 और 1200 कितना हो जाएगा? 15,200 रुपये हो जाएगा। अब 15,200 दुकान वाले को दे दिए हमने, और कंप्यूटर जो खरीदा उसके रुपए कितने लग रहे हैं? 15,050 रुपये ही लग रहे हैं। तो दुकान वाला अब आपको कितने रुपए वापस लौटाएगा? तो दुकान वाला 15,200 में से कितने काटेगा? ये 15,000 और 50 रुपये काटेगा, 15,050 रुपये वो काटेगा। तो 15,050 से काटने के बाद में कितने रुपए बचेंगे? 1 मिनट इसको सही कर लेते हैं। तो ये 15,000 और 50 रुपये वो काट लेगा, तो कितने रुपए बचाएगा? 0, 10 में से 5 गए तो 5, 2 में से 1 का 1 ही आएगा, और ये तो 150 रुपये और बचेंगे आपके। तो आपको कितने रुपए देगा वो? 150 रुपये दे देगा। तो ये 150 रुपये आपके ऑप्शन नंबर जो द है उसमें आपके दे रखा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक साइकिल का मूल्य इतने रुपए है, तो 45 साइकिलों का मूल्य कितना होगा? तो आपको इतनी साइकिलों का मूल्य ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है? एक साइकिल का देखिए ज़्यादा का पूछे तो फिर आपको गुणा ही करना पड़ेगा। तो जैसे एक पेन के 5 रुपये, तो 8 पेन के कितने होंगे? 40 रुपये होंगे। तो क्या किया आपने? ऑटो पंजे किया, 40 का हो गया। तो ये 45 का इसमें भी गुणा ही करना पड़ेगा। तो मैं भी गुणा करके आपको बताता हूँ कितना आंसर आएगा। 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल का 1, 5 पंजे 25 और 1 26 हासिल के 2, 5 से 15 और 16 17 इंटू लगाएंगे।
और 4 और 5 20 का 0 लगाएंगे, हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, और 4 और 5 20 और 1 21, हासिल के 2, 4 3 12 और 13 14। तो इन सभी को जोड़ करेंगे तो अपना जो आंसर है वो इसमें मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कितना इसका आंसर आएगा। तो 5 के 5 2 6, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 7 और 1 8 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा, और 1। तो 15 86 25 इसके उत्तर होंगे। 15 86 25 आपके ऑप्शन नंबर जो स ऑप्शन उसमें दे रखा है 15 86 25, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको भी इस प्रकार से गुणा करके उत्तर निकाल लेना है। जैसे मैं पूछता हूँ आपको कि एक जो घड़ी है ना, एक घड़ी 545 रुपये की है। कितने रुपए की है, 545 रुपये की। और आपको 6 घड़ियाँ लानी, कितनी घड़ियाँ लानी, 6 घड़ी लानी है। तो बताना देखिए मुझे कमेंट करके कि आपको कितने रुपए चाहिए। एक घड़ी 545 रुपये की आ रही है और आपको ऐसी 6 घड़ियाँ खरीद के लानी है, किसी को गिफ्ट करनी है। अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो आप किसी को गिफ्ट करेंगे, तो ये आप बताना मुझे कि आपकी कितना खर्चा आएगा, 6 घड़ियाँ लाने का कितना खर्चा आएगा। अगला प्रश्न आपके ये कि एक किसान ने 646 संतरे के पेड़ खरीदे और प्रत्येक पंक्ति में 24 पेड़ लगाना चाहता है, तो वह कितनी पंक्तियों में पेड़ लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बच जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये 24 पेड़ लगाना चाहता है एक पंक्ति में, तो ये 24 का इसमें भाग दे देंगे। तो 646 में भाग देंगे 24 का, तो ये पता लग जाएगा कितनी तो पंक्तियाँ लगेगी और कितने पौधे शेष बच जाएंगे। तो 24 का भाग देंगे, तो 24 का भाग चला जाएगा इसमें 2 बार, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 माइनस करेंगे, तो ये 14 में से 8 गए तो 6 बचा, और ये 1 बचेगा, तो 16 शेष बचेंगे। कितना बचेंगे, 16। ऊपर से उतरेंगे 6, 66 हो जाएगा। वापस इसको 24 से 4 से गुणा करके देखते हैं। 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, और 4 दूनी 8 और 1 9 96 हो रहे हैं। तो फिर बड़ी संख्या से गुणा करके देखते हैं, तो इस 6 से गुणा करके देख लेते हैं, 26 से करके देख लेते हैं, 24 को 6 से, तो 4 छंग 24 का 4 हासिल के 2, और 6 दूनी 12 और 2 14। इसका मतलब ये इसमें 6 बार भाग चला जाएगा, तो ये 144 आ जाएंगे। माइनस करेंगे तो ये 2 बचेंगे, और यहाँ पे भी 2 बचेंगे। तो देखो 26 तो लाइनें आएगी, और कितने पौधे बच जाएंगे, 22 पौधे बच जाएंगे। तो 26 22 जिसमें भी उत्तर दे रखा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों पंक्तियाँ तो 26 हो जाएगी, और पौधे कितने बचेंगे, 22 बचेंगे। अब मान लो इसको और ये पौधे लगाने हैं, मान लो सभी पंक्तियाँ बराबर करनी हो, तो बताओ इसको और कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी, और कितने पौधे और होते हैं तो इसकी जो ये पूरी पंक्ति ये भी हो जाती है। कमेंट करके बताना। देखिए अगला प्रश्न आपकी ये कि एक तरबूज का वजन 4 किलो 250 ग्राम है, 4 किलो और 250 ग्राम है, तो इसको ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 किलो में कितने हो जाएंगे, 4 × 1000, तो ये हो जाएगा आपके 4000 ग्राम। और कितने ग्राम है, 250 ग्राम है, तो 4250 इसका उत्तर आएगा। तो 4250 ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अगला प्रश्न इसको आपको हल करना है, तो ये हल करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान इसमें रखना ये है कि 15 घंटे हैं, 15 तो घंटे हैं, और पहले इसको आप लिखेंगे इधर घंटे में, इधर लिखेंगे आप इसको। तो घंटे कितने हो रहे हैं, पहले घंटे लिख लेंगे, और फिर इसमें लिखेंगे मिनट, घंटे और मिनट। घंटे कितने हैं, 15 घंटे और 15 मिनट है, और घटाना इसमें 8 घंटे और 42 मिनट। तो देखो यहाँ पर इसको घटाने के लिए ध्यान में ये रखना है कि जैसे अपन उधार लेते हैं इधर से, तो इधर से आपको ये उधार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर 1 घंटा उधार लेंगे तो ये मिनट में बदलेगा। ये 15 में से 42 तो जाते नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इधर से 1 घंटा उधार ले लेंगे। 1 घंटा उधार लेने का मतलब कितना मिनट उधार ले रहे हैं, 60 मिनट उधार ले रहे हैं। तो याद ये रखना कि इसमें से 60 मिनट अपन उधार ले रहे हैं। तो ये इधर उधार लेने पे ये कितना हो जाएगा, 15 तो पहले से है और 60 और हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 75 में से फिर अपन 42 को घटा लेंगे, तो कितना बचेगा, 3, और 7 में से 4 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इसका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, ये 3 इसका उत्तर आएगा। तो 33 मिनट ये आपके बचेंगे। इधर आपके 1 घंटा कम हो जाएगा, तो इधर आपके 14 ही रहेगा। आप तो यहाँ पे कितना आएगा आपके 33, कितना आ जाएगा 33, और इधर जो आएगा आपके ये वो आपके 14 में से 8 गए तो 6,
तो 6 घंटे और 33 मिनट इसका उत्तर रहेगा। 6:33 किस में दे रखा है? तो 6:33 आपके ऑप्शन नंबर द में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27वां क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि इसमें आपको ये बताना है कि इस घड़ी में 1.5 घंटे के बाद में क्या समय होगा। अभी बच्चों कितना बज रहा है? अभी बच्चों टाइम हो रहा है इसमें 7:15। अभी 7:15 बज रही इस घड़ी में, तो हमें ये बताना है कि 1.5 घंटे बाद में इसका समय क्या होगा। तो 1 घंटे बाद में तो 8 बजेगी, 8:15 बज जाएगी, और आधे घंटे बाद में 8:15 का 8:45 हो जाएगा। तो 8:45 इसका उत्तर रहेगा। कुल मिला के 7:15 हो रहे हैं, तो इसमें आपको 1 जो 30 मिनट है वो जोड़ना है। तो 45 तो ये हो जाएगा और 7 और 1 8 हो जाएगा। तो 8:45 इसका उत्तर आएगा। 8:45 आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। इसके पैटर्न को आपको पूरा करना है। ये आधे होते जा रहे हैं बच्चों, क्या होते जा रहे हैं? आधे होते जा रहे हैं। तो आधे का मतलब यहाँ पे आपको आधे कर लेने है ना। ये 212 है, 256, 512 तो इसका आधा है, 128 इसका आधा है, तो 128 का आधा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 128 का आधा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना करेंगे? 64 कर देंगे। आप ये बताना कमेंट करके कि 64 का अगला पद कौन सा आएगा। इस 64 का अगला पद कौन सा आएगा? अगर ये 64 लिखा होता तो हम इसका अगला पद कितना लिखते हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये कि किस में आपको गलत उपस्थिति दर्शाई गई है। तो कक्षा 6 में कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं, और इसमें कितने बता रहा है? इसमें आपके 10 ही है। इसका मतलब यही गलत हो जाएगा, छठी वाला ही गलत बता रहा है। 7वीं में तो 15 बच्चे हैं, देखो ये 15 बता रहा है 10 और 20 के बीच में। 8वीं में आपके 20 बच्चे बता रहा है, 9वीं में 25 बच्चे बता रहा है। तो कौन सी क्लास का गलत बता रहा है? छठी क्लास का ये गलत बता रहा है। तो इसका उत्तर कितना करेंगे? आपकी छठी क्लास वाला उत्तर कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा? कक्षा 6 वाला इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो उत्तर आपकी कक्षा 6 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि ये प्रश्न पूछ रहा है कि विद्यालय में आने वाले विद्यार्थी जिस साधन का उपयोग करते हैं उसमें चार्ट के द्वारा बताया गया कि बच्चे स्कूल में जाते हैं वो किस किस के द्वारा आते हैं। तो इसमें जो 32 बच्चे हैं वो तो साइकिल लेके आते हैं, देखो 10 बच्चे बस से आते हैं, 27 बच्चे रिक्शा करके आते हैं, और 17 बच्चे मोटरसाइकिल लेके आते हैं, और 19 बच्चे जो स्कूटी लेके आते हैं, और 8 ऑटो में बैठ के आते हैं। तो ये बच्चे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से चार्ट के अनुसार बताने कि किन 2 साधनों का अंतर 19 है, किनको घटाने पर 19 आएगा। तो एक एक ऑप्शन से इसको हल कर लेंगे। साइकिल में कितने आते हैं? साइकिल में आते हैं 32, तो 32 में से बस वाला घटा लेंगे, बस वाला 10 है, तो इसका अंतर कितना आएगा? आपके 22 आएगा। ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो कट। दूसरा देखो, बस में कितने? 10 आते हैं, ऑटो में कितने आते हैं? 8 आते हैं, तो 10 और 8 का तो अंतर वैसे ही 2 है, तो ये भी आपके कट। रिक्शा और ऑटो, रिक्शा में कितने आते हैं? 27 आते हैं। रिक्शा में कितने आते हैं? रिक्शा में आते हैं आपके 27, और ऑटो में कितने आते हैं? 8 आते हैं, तो 8 इसमें से घटा लेंगे, 17 में से 8 जाएगा तो 9, और 2 में से 1 उधर दे दिया तो इधर 1 ही बचेगा। तो इसका उत्तर आपके 19 आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? रिक्शा और ऑटो में जो बैठ के आते हैं उनका अंतर आपके 19 है। 27 और 8 का जो अंतर है आपके 19 है। तो इसका उत्तर अपन ऑप्शन नंबर 3 कर देंगे। बाकी बस और स्कूटी में भी आपका इतना नहीं होगा, ये 19 और 10 का अंतर 9 ही है। ठीक है, इसका उत्तर आपके 9 है। तो इसका उत्तर अपन ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट इसका जो सी दे रखा है रिक्शा ऑटो वाला, ये वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने 30 प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ लिए होंगे। इनमें से आपका कोई भी प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, और क्वेश्चन आपके यही आने वाले, देख लेना आपके अधिकतर प्रश्न यही छपेंगे, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं। अगर आप बच्चे जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपनी बोर्ड परीक्षा की, तो आप जो ऐप के ऊपर जो अपना टेस्ट सीरीज़ है 49 रुपये वाली, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तैयारी उसी 49 रुपये में करवाऊंगा, ताकि आपका जो सपना है टैबलेट लेने का वो पूरा हो सके, आपका नंबर मेरिट में आए, ताकि आपका जो नाम हो चारों तरफ, आपका जो सभी और आपको सम्मानित करें आपके रिजल्ट आने के बाद में। तो इसके लिए आप जो अगर इंटरेस्टेड है तो आप 49 रुपये में इस ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF आपको ऐप के अंदर कक्षा 8 की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको मिल जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं बच्चों आपको इसकी आंसर की शीट के साथ में, आपका जो पेपर होगा उसके साथ आंसर शीट के साथ में, और गणित के इसके अलावा जो हिंदी के और आपके इंग्लिश का पेपर होता है उसके आंसर की मैंने अपलोड कर दिया, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो आपको जो प्लेलिस्ट में इसकी जो लिंक मिल जाएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पर आज का पेपर की जो आंसर की आप जरूर उसको अच्छे से देख लेना। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अपना व्हाट्सअप ग्रुप और अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर जल्दी इसके सोल्व करवाए जाएंगे, ताकि आपका जो पेपर है बहुत ही शानदार होंगे।